गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। श्योर शॉर्ट 75 के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और हम जल्दी से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो एंड्स की स्पीसीज इस प्लानट पे ग्रेटर देन 20,000 है, फिश की 28,000 स्पीसीज़ हैं, ऑर्किड्स की 20,000 स्पीसीज़ है। बायोडाइवर्सिटी टर्म आपके एक साइंटिस्ट हैं एडवर्ड विल्सन, उन्होंने दिया था और उन्होंने बोला था कि इट इज़ द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जाम्पल है बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे रॉवुल्फिया वॉमिटोरिया। तो ये प्लांट हिमालयन रेंज में होता है। इससे एक सब्सटेंस ऑब्टेन होता है जिसका नाम है रेजरपाइन। रेजरपाइन मेडिसिनली यूजफुल सब्सटेंस है और इसमें जो डाइवर्सिटी है वो कंसंट्रेशन एंड पोटेंसी की डाइवर्सिटी है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ दिस प्लांट रॉवुल्फिया डिफर्स इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड पोटेंसी ऑफ रेजरपाइन। इंडिया के अंदर 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस हैं, 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो है। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी विद इन इंडिया, तो जो आपके वेस्टर्न घाट रीजन है, आपके मैप में जो बॉटम का ये वाला पार्ट है इधर पे, तो इट इज़ मोर डाइवर्स कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। इंडिया और स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे को कंपेयर करेंगे तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी बिकॉज आवर कंट्री इज़ लार्जली ट्रॉपिकल। अकॉर्डिंग टू IUCN टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 1.5 मिलियन है, बट एक साइंटिस्ट रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 7 मिलियन है। लेकिन अभी तक हमने 7 मिलियन स्पीसीज को देखा नहीं है, उनको हमने डिस्कवर या डिस्क्राइब नहीं किया है। जो 1.5 मिलियन है, इट इज़ द नंबर ऑफ नोन स्पीसीज विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। Out of total species, 70% are animal, 22% plant, and 8% are other species. And in this account, we are not including prokaryotic species, right? Animals की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट हैं, 70% इंसेक्ट हैं। हम बोलते हैं कि फंजाई स्पीसीज, नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इज ग्रेटर देन कंबाइंड टोटल ऑफ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है, इन सबको मिला के भी ज़्यादा है। पीछे ये चार्ट बना था बच्चों, इसको आप एज इट इज़ याद कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसमें 1 2 3 4 लिखा है, तो इसमें आपको ऑर्डर पूछा जा सकता है और कौन सा ज़्यादा डाइवर्स है, बायोडाइवर्स है कंपेयर टू अदर्स, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जो हमने पीछे 1.5 मिलियन जो नंबर देखा है उसमें हमने प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया है। रीज़न क्या है कि प्रोकैरियोट को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें बायोकेमिकल मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे और जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स हैं वो उनके लिए यूज़फुल नहीं है और जो कि अभी हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी भी स्पीसीज हैं प्रोकैरियोट की जिनको हम लैब की कंडीशन में कल्चर नहीं कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि हम उनका कैरेक्टराइजेशन प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इफ बी एक्सेप्ट बायोकेमिकल क्राइटेरिया फॉर प्रोकैरियोट, तो केवल प्रोकैरियोट की जो स्पीसीज हैं उन्हीं का नंबर मिलियंस में होगा। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है, बट यहाँ पे जो स्पीसीज़ है वो 8.1% स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ऑल्दो हमारे कंट्री का एरिया छोटा है बट नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा है, 8.1% कंट्रीब्यूट करता है हमारा कंट्री, तो इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। तो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, उनमें से हमारा इंडिया एक है और इंडिया के अंदर 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, चलो अगली हम बात करते हैं कि रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 7 मिलियन था, अभी तक नॉन स्पीसीज का नंबर 1.5 मिलियन है। तो अगर हम इनका रेशियो देखेंगे तो जो नॉन स्पीसीज है वो टोटल का 22% है। इसका मतलब अभी 78% और स्पीसीज हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनको अभी डिस्कवर करना बाकी है। ये जो सेंटेंस है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, और ये क्या कहना चाह रहा है कि नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन फास्टर देन वी कैन कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर। तो यहाँ पे टाइटल ऑफ द बुक का मतलब स्पीसीज के नाम से है,
नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी का मतलब है बायोडाइवर्सिटी, और बर्निंग का मतलब है कि एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इस सेंटेंस का कि एक्सटिंक्शन इतनी तेज़ी से हो रहा है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन से स्पीसीज इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर वी कैन आइडेंटिफाई दीज स्पीसीज दीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये डायग्राम कन्वे कर रहा है कि कोई भी कंट्री या कोई भी एरिया इक्वेटर के जितने पास होगा वो उतना ज़्यादा बायोडाइवर्स होगा कंपेयर टू कंट्रीज़ विच आर लोकेटेड क्लोजर टू द पोल। इसके इतने सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। जैसे हम कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया इक्वेटर के पास है, तो वहाँ पे बर्ड्स की 1400 स्पीसीज़ हैं। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं 41 डिग्री नॉर्थ पे है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स स्पीसीज 105 है। अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो ये 71 डिग्री नॉर्थ इससे फर्दर ऊपर है, जहाँ पे इन स्पीसीज़ का नंबर 56 है। तो इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, या ये एंगल जो आपका जो बढ़ता है ना, तो इस एंगल के बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ स्पीसीज घटता है। चलो अगली हम बात करेंगे। ये स्टेटमेंट आपको याद करना है कि ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। अगेन ट्रॉपिक मतलब इक्वेटर के पास वाला एरिया, ठीक है, टेम्परेट और पोलर ऊपर वाला एरिया, तो इससे भी आपका क्लियर है। इंडिया को हम बोलते हैं कि इंडिया लार्जली ट्रॉपिकल कंट्री है, और अगर हम इस कंपैरिजन में देखें कि इंडिया कहाँ फिट होता है, तो हमारे यहाँ 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीसीज आपको यहाँ पे कहाँ मिल रहे हैं, कोलंबिया 1400। चलो एक और कंपैरिजन है यहाँ पे कि अगर हम ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इक्वाडोर के अंदर 10 टाइम ज़्यादा स्पीसीज होंगी वेस्कुलर प्लांट की, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद करना है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले पॉइंट्स हैं। वो कौन सा है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस हैज़ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट। और ये आप उनको नंबर याद करने हैं आपको इन स्पीसीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट्स की 4000 स्पीसीज़ हैं, फिशेस की आप देख रहे हो 3000 स्पीसीज़ हैं, बर्ड्स की 1300 स्पीसीज़ हैं, मैमल्स 427, एम्फीबियन 427, रेप्टाइल 378, और इनवर्टिब्रेट की 1,25,000 स्पीसीज़ है, ठीक है। और अभी हमें एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2 मिलियन इंसेक्ट भी यहाँ पे पॉसिबली हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज़। तो जो फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज़ है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि जो एरिया रिलेटिवली अनडिस्टर्ब होगा, वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट होंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स होंगे, देयर बाई वहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स भी होंगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई क्यों है, तो इसका रीज़न है कि क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन रिमेन अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पे स्पीसीज फॉर्मेशन के लिए, निच फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट टाइम मिल गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वायरमेंट इज लेस सीजनल, मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, एंड मोर सोलर एनर्जी इज देयर, ठीक है। तो इन सारे रीजन्स की वजह से जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर पाता है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, बच्चों ये वाला ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया, और उनको ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिला। तो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज़ अगर किसी फॉरेस्ट को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा तो वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, बट अप टू अ सर्टेन लेवल, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम बोलते हैं S इक्वल टू CA⁴Z, जहाँ पे S स्पीसीज रिचनेस, A एरिया, Z स्लोप है जिसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। लॉग स्केल पे स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, और इसको हम लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, log S इक्वल टू log C प्लस Z log A। तो ये इक्वेशंस दोनों आपको याद करनी है, ठीक है। लॉग स्केल पे स्ट्रेट लाइन होता है, और S इक्वल टू CA⁴Z क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल होता है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो जनरली वैल्यू है वो 0.1 से 0.2 होती है, रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप, ठीक है। लार्ज एरिया लाइक अगर हम इंटायर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ये Z की वैल्यू होती है 0.6 से 1.2,
और एक यहाँ पे स्पेशल एग्जांपल आपको याद करना है, वो ये है कि फॉर फ्रूट ईटिंग बर्ड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट z वैल्यू इज इक्वल टू 1.5। तो ये वाला जो पेज है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये z वैल्यूज़ याद रखने हैं, सबके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, और ये वाला ग्राफ और एक क्वेश्चन याद रखने हैं। इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, नो डाउट। कम्युनिटी विथ मोर स्पीसीज टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद द लेस स्पीसीज। जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, वो इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्टेबल कम्युनिटी के कौन कौन से फीचर हैं? तो स्टेबल कम्युनिटी का पहला फीचर है शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस एंड इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ये मैंने आपको बता दिया है। एक साइंटिस्ट हैं डेविड टिलमैन, जिन्होंने प्लॉट मतलब ग्राफ प्लॉट करके ये बताया कि जो स्पीसीज़ जिस एरिया में ज़्यादा होती है उन एरियाज़ में प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन कम होता है। ठीक है, मतलब जो स्पीसीज रिच एरिया जो होते हैं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी स्टेबल होती है और वो कम्युनिटी स्टेबल होती है। ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम्स क्यों चाहिए, इस प्लैनेट पे बायोडाइवर्सिटी हाई क्यों होनी चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे फूड के उतने ज़्यादा ऑप्शन होंगे। तो इसका मतलब है कि इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है और ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बहुत सारे स्पीसीज पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, रिबिट पॉपर हाइपोथेसिस, तो एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है पॉल एरलिक और ये स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी जिसको हम रिबिट पॉपर हाइपोथेसिस बोल रहे हैं। इस हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? अगर हम एक इकोसिस्टम को एक प्लेन मान लेते हैं और उस प्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे हैं वो उनका एक एक पार्ट प्लेन का निकाल के अपने घर ले जाना अगर शुरू कर दें, तो प्लेन की सेफ्टी इस बात पे डिपेंड करेगी कि उन्होंने कितना इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है प्लेन का उसको निकाला है। ठीक है, तो एयरप्लेन का मतलब यहाँ पे इकोसिस्टम है, पॉपिंग रिबिट का मतलब है कि कॉजिंग स्पीसीज एक्सटिंक्शन, फ्लाइट सेफ्टी का मतलब है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, लॉस ऑफ रिबिट ऑन द विंग्स। बच्चों प्लेन के अंदर विंग्स के ऊपर जो बोल्ट लगे हैं, जो पार्ट लगे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, क्योंकि अगर उनको हटाएंगे तो प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, उड़ नहीं पाएगा, तो उनको हम बोलेंगे की स्पीसीज, है ना। तो रिबिट ऑन द विंग्स की स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वो वाले पार्ट हैं प्लेन के जिनके बिना प्लेन की जो सेफ्टी है या फ्लाइट की सेफ्टी है वो इम्पॉसिबल है, तो हम उनको की स्पीसीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो की स्पीसीज का लॉस इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा सीरियस थ्रेट पहुंचा सकता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है। इसका एक एग्जांपल है कि व्हेन ह्यूमन कॉलोनाइज्ड ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, तो वहाँ पे मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट। ठीक है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN का फुल फॉर्म है, तो एक रेड लिस्ट जारी करता है और इनकी जो रेड लिस्ट 2004 में जारी हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग रिसेंट टाइम में लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो चुका है और उनमें 338 स्पीसीज वर्टिब्रेट की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज हैं और 87 प्लांट्स की स्पीसीज हैं। रीसेंट एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, डोडो, थाइलासिन, स्टीलर सी काउ एंड टाइगर। तो डोडो एक बर्ड है जो मॉरिशस में मिलता था, थाइलासिन ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये मार्सुपियल है, वुल्फ लाइक मार्सुपियल होता है, स्टीलर सी काउ रसिया का है और टाइगर की 3 सब स्पीसीज बाली, जवान एंड कैस्पियन, ये भी रिसेंट टाइम में एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ, एक्सटिंक्शन अक्रॉस टैक्सा इज नॉट रैंडम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सारी स्पीसीज एक्सटिंक्शन के लिए इक्वली वल्नरेबल नहीं है, कुछ स्पीसीज ज़्यादा वल्नरेबल हैं, कुछ स्पीसीज कम वल्नरेबल हैं। ठीक है,
तो extinction across taxa are not random. Some groups are more affected compared to others. Threat to extinction, तो एट द मोमेंट कितनी स्पीसीज थ्रेट टू एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं, इनका एग्जाम्पल इनका नंबर है 15,500, 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग थ्रेट टू एक्सटिंक्शन। उनमें बर्ड्स 12% है, एम्फीबियन 32% है, जिम्नोस्पर्म 31% है और मैमल्स 23% है। तो जो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है ना, एक्सटिंक्शन अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम, इसको आप यहाँ से भी देख पा रहे हो कि एम्फीबियन सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है एक्सटिंक्शन के लिए 32%, और यही रीजन है हम किसी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को काउंट करने के लिए एम्फीबियंस के नंबर को काउंट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक एक्सटिंक्शन के 5 एपिसोड हो चुके हैं, अभी तक मास एक्सटिंक्शन के 5 एपिसोड हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जो आपका इन्वायरमेंट है इस तरह से चेंज होता है कि स्पीसीज़ का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है इसको हम 6th एक्सटिंक्शन बोलते हैं। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात जो इस एक्सटिंक्शन के बारे में ये है कि इट इज़ फास्टर देन द प्रीवियस एपिसोड एंड इट इज़ 100 to 1000 टाइम फास्टर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर ऐसा चलता रहा तो नियरली 100 ईयर्स में, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द स्पीसीज हम खो चुके होंगे, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या हो सकता है? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, है ना, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। लोअर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस, मतलब इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा। एंड इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस से ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे, ठीक है। ये बात हमने कर ली पहले से। बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेज़ क्या क्या हैं? तो एक है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। ये 4 रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, और 4 को हम बोलते हैं क्वार्टेट, और इन चारों को हम पॉपुलरली बोलते हैं एविल क्वार्टेट, ठीक है। एविल क्वार्टेट मतलब 4 बड़े रीजन्स जिसकी वजह से स्पीसीज का लॉस हो रहा है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक टाइम पे 14% हुआ करता था, आज 6% के आसपास बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8% क्लियर हो चुका है, 8% का लॉस हो चुका है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं। लंग्स ऑफ द प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% कंट्रीब्यूशन आपका कहाँ से आता है? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट से आता है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात, मतलब इनके लिए घर है, और इसको काटने से, इसको नुकसान पहुंचाने से इन सारी स्पीसीज़ को नुकसान हो सकता है। दूसरा, सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, ठीक है, जो कि बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है। और कई जगह इसको ग्रासलैंड में कन्वर्ट करने के लिए कट किया जा रहा है, या फिर बीफ कैटल को रेज करने के लिए कट किया जा रहा है, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, जैसे हमने पीछे जो पॉइंट देखा हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन का इफेक्ट उन एनिमल्स पे ज़्यादा पड़ता है जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स। तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट से बर्ड्स एंड मैमल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है, और जिनको ज़्यादा बड़ी टेरिटरी चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए, वो भी इफेक्ट होते हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ स्टीलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिगन, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि स्टीलर सी काऊ क्यों एक्सटिंक्ट हुआ या पैसेंजर पिजन क्यों एक्सटिंक्ट हुआ? तो आंसर है आपका ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, ठीक है। चलो, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज क्या होता है? दूसरे कंट्री से या एक दूसरे हैबिटेट से एक नए हैबिटेट में हम स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको बोलेंगे एलियन स्पीसीज। तो एलियन स्पीसीज़ के नए हैबिटेट में कॉम्पिटिटर, प्रीडेटर, पैरासाइट ये सारे नहीं होते हैं, तो वो कई बार ओवर ग्रो कर जाती है और जो वहाँ की इंडिजीनियस स्पीसीज होती है उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन की वजह से क्या हो सकता है? डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव स्पीसीज और इंडिजीनियस स्पीसीज। यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ईस्ट अफ्रीका में। तो यहाँ पे 200 स्पीसीज और मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिचुलेट फिश बिकेम एक्सटिंक्ट, ठीक है। इसका दूसरा एक एग्जाम्पल है यहाँ पे इन्वेसिव वीड्स। तो इन्वेसिव वीड्स के बहुत सारे स्पीसीज हैं यहाँ पे, जैसे कैरट ग्रास, लेंटाना, वाटर हाइसिंथ।
इसी तरह अफ्रीकन कैटफिश को एक्वाकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है एंड दे आर कॉजिंग और दे आर पोजिंग थ्रेट टू एक्सटिंक्शन फॉर इंडिजीनियस कैटफिश। को एक्सटिंक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों? कई सारे स्पीसीज ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, मतलब दे आर रिलेटेड इन अ ऑब्लिगेटरी वे, ठीक है। ऐसे जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं, जो कहते हैं कि तुम मरोगे तो मैं भी मर जाऊंगी और वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसी तरह का ये रिलेशन है इनमें प्लांट्स में। तो अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो ऑब्लिगेटरी वे में जो इससे जो रिलेटेड स्पीसीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर होस्ट फिश अगर एक्सटिंक्ट हो रही है तो इसके ऊपर जो पैरासाइट है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अगर कोई प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म एग्जिस्ट कर रही है नेचर में, तो अगर प्लांट एक्सटिंक्ट होगा तो पॉलिनेटर हो जाएगा और वाइस वर्सा। तो ये दो आपके को एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मोर देन 25% ऑफ मेडिसिन्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। मोर देन 25% ऑफ द मेडिसिन्स और ड्रग्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द प्लांट। 25,000 स्पीसीज आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम। बायो प्रोस्पेक्टिंग में हम क्या करते हैं कि भी एक्सप्लोर मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, उसको हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जैसे बच्चों हम बोलते हैं ना कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ठीक है, तो इसी तरह एवरी स्पीसीज हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ऐसा हो सकता है नेचर में कि हमें लगे कि इस स्पीसीज का क्या सिग्निफिकेंस होगा या ये तो किसी काम की नहीं है, बट ऐसा नहीं है, हर एक स्पीसीज जरूरी है। सो एवरी स्पीसीज हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। कंजर्वेशन की बात करें तो दो तरह के कंजर्वेशन एफर्ट होते हैं, इन सीटू ऑन साइट और एक्स सीटू ऑफ साइट, ठीक है। एक बहुत बड़ा जंगल और उसमें बहुत सारे शेर, और तो उनको कंजर्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे कि उस जंगल को ही कंजर्व कर देंगे, ठीक है, ऑन साइट, इन सीटू। ऑफ साइट का मतलब बहुत बड़ा जंगल, उसमें केवल 2 शेर, ठीक है, तो उनको उठा के जू में रख देंगे, तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्पीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में अभी तक 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करे गए। इनिशियली 25 आइडेंटिफाई करे गए थे, बाद में 9 और ऐड करे गए, तो टोटल नंबर 34 है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की दो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि दे हैव हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी और स्पीसीज रिचनेस, एंड दे हैव हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, मतलब जो भी स्पीसीज हैं वो वहीं पे उसी एरिया के लिए लिमिटेड है, ठीक है, वहीं पे वो स्पीसीज क्या कहते हैं और मिलती हैं, वो वहाँ की नेटिव हैं, तो दे शो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ठीक है। ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये पूरे वर्ल्ड का लगभग 2% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन अगर हम इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को कंजर्व करने में सक्सेसफुल हो गए तो हम जो मास एक्सटिंक्शन है उसको 30% रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया के अंदर 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ये 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो कि इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये नंबर आपको याद कर लेना है। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों? रिलीजियस रीजन्स की वजह से जिन इकोसिस्टम्स को हम कंजर्व करते हैं उनको हम सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। तो इसमें खासी एंड जंतिया हिल्स, ये मेघालय में है, एंड दीज आर द लास्ट रिफ्यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरावली हिल्स राजस्थान, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, सरगोजा, चंदा एंड बस्तर, दीज आर द एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स-C2 कंजर्वेशन के एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने कि जब नंबर ऑफ एनिमल्स जिनको कंजर्व करना है या प्लांट्स उनका नंबर कम हो, ठीक है, तो उस पूरे हैबिटेट को कंजर्व करना एक तरह से वाइज डिसीजन नहीं रहेगा, तो उनको हम जू में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर प्लांट हैं तो हम उनको बॉटेनिकल गार्डन में रख सकते हैं,
तो ये ऑफ साइट कंजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टोर गैमेट्स, ठीक है, सीड, गैमेट और सेल्स इन सर्टेन काइंड ऑफ बेसिकली लो टेम्परेचर कंडीशंस, तो जिसको हम बोलेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। तो हम सेल्स को यूज़ कर सकते हैं टिश्यू कल्चर पर्पज़ के लिए, ये जनरली प्लांट में करते हैं। और गैमेट मतलब स्पर्म, ओवम और सीड्स, इनको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो वाइल्ड में तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जू में मेंटेन करे जा रहे हैं, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थ समिट, तो इस पे क्वेश्चन बच्चों पहले भी आ चुका है, आगे भी आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया। तो अर्थ समिट को हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रियो डी जेनेरियो में हुई थी 1992, और इसका पर्पज़ क्या था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स बेनिफिट्स, ठीक है, तो ये इसका पर्पज़ था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जोहान्सबर्ग में हुई थी, साउथ अफ्रीका। 190 कंट्रीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और इसका पर्पज़ था रिडक्शन in the current rate of biodiversity loss by 2010 at global level, regional level and local level, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये चैप्टर बहुत जल्दी से ख़त्म कर दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।